गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम फॉर सेमेस्टर 4 एंड यूनिट 5। इसके अंतर्गत है करिकुलम ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो आप लोग सेकेंड सेम में पढ़ ही चुके होंगे कि करिकुलम का मतलब क्या होता है। तो एक ब्रीफली मैं आपको बता दे रही हूँ कि करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, जो दौर का मैदान होता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस तेज घोड़े के समान होते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और करिकुलम के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सॉरी कैसे पढ़ना है। अब आते हैं बात ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन का साधारणतः मीनिंग होता है आदान प्रदान, लेन देन। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बात आती है करिकुलम ट्रांजैक्शन की, तो इसके अंतर्गत टीचर्स और स्टूडेंट्स का रोल होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो एक क्लासरूम के अंदर टीचर वो क्या सारी चीज़ें करे जिससे बच्चों को बहुत सही तरीके से करिकुलम का या उनके स्टडी का ट्रांजैक्शन हो सके। बच्चे क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि वो अपने पढ़ाई को और अधिक अच्छे से इन्हांस कर सके, अपने लर्निंग पावर को बहुत एम्पावर कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्लानिंग। उसके अंतर्गत है टाइम, स्पेस, मैन पावर, मटेरियल एंड स्कीम एंड प्लान ऑफ लेसन्स। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्लानिंग में। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्लानिंग के अंतर्गत आता है सस्टेंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट विथ एवरी चाइल्ड। तो टीचर्स को चाहिए कि आप हर एक स्टूडेंट्स को सबसे पहले जाने, परखे कि उसकी क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, वो किस हद तक किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। उसके बाद जब टीचर्स बच्चे की कैपेबिलिटी जान लेते हैं, फिर उसके अंदर करिकुलम के पार्ट्स को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक क्लासरूम के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक टीचर डाल देते हैं। तो क्या सारे बच्चे सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो उनके अंदर, हर स्टूडेंट्स के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं छिपी होती हैं। किसी को डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को म्यूज़िक में, किसी को स्पोर्ट्स में, किसी को सिंगिंग में, किसी को सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बजाने में, किसी को क्विज़ में, डिबेट में। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं। और उस आधार पे जो बच्चा जिस चीज़ में पार्ट लेता है, इसका मतलब कि उसको उस चीज़ में रुचि है, अंदर से इच्छा है। इसलिए कभी भी टीचर्स को या पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर प्रेशर कभी मत डालिए कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये सब्जेक्ट लेना है, तुमको इसमें अपनी रुचि दिखानी है। हाँ, आप प्यार से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर डाल के उससे आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट उस चीज़ से और दूर होता चला जाएगा। तो क्लासरूम ट्रांजिशन के अंदर आया कि बच्चों के अंदर वो सारी आप एक्टिविटीज़ कराइए जिसमें बच्चा रुचि लेता है, और रुचि के साथ कोई भी किया गया कार्य बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत सफल होता है। दूसरा आते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब इसमें भी वही चीज़ है जैसा पहले बताया कि आप हर एक स्टूडेंट्स को, टीचर को पूरा टाइम देना चाहिए। और नेचुरली कि सारे टीचर्स सब बच्चों पे पूरा फोकस नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करना चाहिए कि जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको जाने कि आप में किस चीज़ की कमी है और अदर स्टूडेंट्स से। और वो जानने के बाद फिर टीचर्स का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि बच्चे को आप उस तरीके से इम्पार्ट कीजिए, एजुकेशन दीजिए कि बच्चा उसको बहुत इंटरेस्ट तरीके से अडॉप्ट कर सके। हम सिंपली जाके क्लासरूम में थियोरेटिकल पढ़ाते हैं, इससे बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है जितना कि हम एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं। तो सेकेंड टॉपिक आता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप बच्चों को जितना एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, बच्चे उतनी जल्दी कोई चीज़ को सीखेंगे। हम लोग जैसे क्लासरूम में बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, तो ड्रामा के थ्रू भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, म्यूज़िक के थ्रू भी बहुत कुछ सीखते हैं,
तो इस प्रकार एक्टिविटी करा के हम बच्चों में करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं और करिकुलम डेवलपमेंट के साथ साथ हम एजुकेशन को एनहांस करते हैं। नंबर 3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर्स का परम कर्तव्य होता है कि सबसे पहले आप जानिए कि किसी भी स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब तक आप प्रॉब्लम्स को जानेंगे नहीं, आप बच्चे को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर बच्चा क्यों पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और जो ही हम बच्चे को जान लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है उसको, तो उसका हम सॉल्यूशन खोजते हैं, और सॉल्यूशन खोजने के साथ फिर उसको उसी विधि से, उसी क्राइटेरिया से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके माध्यम से क्लासरूम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाते हैं। साइंस सब्जेक्ट है तो नेचुरली प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आप बहुत तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट साइकोलॉजी में भी बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। या सिंपल ही क्लासरूम में हम कोई भी एक टॉपिक दे दिए और आपको बताएं कि आप अपना दिमाग लगाइए कि आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। इससे बच्चों को लगेगा कि वो जब रिप्लाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं रिप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको आंसर नहीं आ रहा है, सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, तो जब किसी और को सुनता दिखता है तो एक ने जवाब दिया, दूसरे ने उससे रिलेटेड कुछ जवाब दिया, तीसरे ने फिर कुछ और जवाब दिया। तो इस प्रकार एक दूसरे का जवाब सुनकर वो दूसरा स्टूडेंट जो थोड़ा सा वीक है किसी चीज़ में या उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन दूसरे का सुनकर वो बहुत कुछ प्रेरित होता है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को। तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है। तो इस प्रकार आप नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है मॉडलिंग। इसके अंतर्गत है कि जब बच्चा किसी और को देखकर जो प्रेरित होता है, सपोज़ किसी भी चीज़ को कैसे आंसर करते हैं, किसी की आदत होती है वो बहुत तेज़ होकर बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है। कोई होता है कि अपने आप में वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन उसको है कि हमको एक्सप्रेस करना है, ये हो गया। तो मॉडलिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को एक रोल मॉडल बनाकर देखें और उसका अनुकरण करें। अनुकरण करके भी आदमी बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीखता है और करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग के अंतर्गत ये हर एक स्टूडेंट्स में होना चाहिए। सेल्फ लर्निंग के माध्यम से बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को जानने की, सीखने की इच्छा प्रेरित होती है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब तक कि आप अपने क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड होती है, उस एक्टिविटी के अंतर्गत सारे बच्चे जब कुछ ना कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, डिबेट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी बेस्ड करते हैं, उसको देखकर जब बच्चे के अंदर स्वतः कोई क्रिया को संपन्न करने की जो जागृति महसूस होती है, इच्छा महसूस होती है, उसको हम सेल्फ लर्निंग बोलेंगे। कि खुद से आप सीखते हैं, किसी भी कार्य को खुद से करके सीखना। सपोज़ हम कोई मैथ्स बनाते हैं और नहीं बनता है तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम उसको बनाना शुरू करेंगे तो एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, फिर मेरे अंदर वो इंटरेस्ट होगी आखिर वो बन क्यों नहीं रहा है। फिर वही इंटरेस्ट हमको प्रेरित करता है कि हम उस मैथ्स को किसी से पूछें, और पूछ कर जब वो हम बनाते हैं, सॉल्व होता है, समझ में आता है, तो हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये भी सेल्फ लर्निंग का एक तरीका है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पीयर टू पीयर कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि एक साथ कोलैबोरेशन बना के रहना, एक दूसरे के साथ सहसंबंध, क्या बोलेंगे हम उसको, एक दूसरे के साथ हम साथ साथ चलकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। तो जब हमारा संबंध अपने दोस्त के साथ जुड़ा है तो उसकी अच्छाइयों को हम अडॉप्ट करेंगे, मेरी अच्छाइयाँ वो उसने अडॉप्ट की, उसके किए हुए कार्य को हम समझ रहे हैं, और जब कोई कार्य हमको समझ में नहीं आता है तो हम अपने पार्टनर से पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उसे मदद लेते हैं कि इसका हमको सही निवारण बताओ। तो कोलैबोरेशन एक दूसरे को कुछ भी करिकुलम में सीखने में बहुत सहायता प्रदान करता है। अब सपोज़ क्लासरूम में एक एक्टिविटी दे दी गई कि आपको ये
एक्टिविटी कंप्लीट करके 2 जन मिलके करके लाना है। तो उस स्टूडेंट्स में आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, तो वो उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसी कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब क्लासरूम ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम सारी चीज़ें हम बुक्स कॉपी से नोट्स नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ऑनलाइन हमारी बहुत मदद करता है। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ जानने की जो भी इच्छाएँ होती हैं, वो हम उससे टाइप करके, पूछ के जान पाते हैं और अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स एंड इंक्वायरीज बेस्ड लर्निंग। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑनलाइन के बेसिस पे हम बहुत कुछ अपनी जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर आता है कि ऑनलाइन के बाद हम टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी या अदर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इन सब के थ्रू भी हम अपने नॉलेज को, करिकुलम को इन्हांस करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि बुक से हमको नॉलेज मिली, किसी नोट से हमको नॉलेज मिली, ये सब तरीका है। या कहीं कोई मैगज़ीन पढ़ा, उससे जाना, लाइब्रेरी में गए, बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब के द्वारा हमें जानकारी मिलती है और हम करिकुलम में इसका आदान प्रदान बहुत ईज़िली तरीके से करते हैं। यानी कि जब हम करिकुलम बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का निचोड़ हमारे उस करिकुलम के अंदर होता है। हम यूं ही करिकुलम बनाने नहीं बैठते हैं। करिकुलम बनाने से पहले हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक होता है और इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, वो सारी चीज़ हम इस करिकुलम में डालते हैं और तब करिकुलम का ट्रांजैक्शन एक दूसरे के पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये एक यूनिट था करिकुलम ट्रांजैक्शन। आज के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम। तब तक के लिए थैंक यू।